आ जाओ, अब अपन एक नया चैप्टर देखते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ नगर निगम। ठीक, ये चैप्टर नंबर 40 अपने टीएमएच का, लक्ष्मीकांता का। ओके, म्यूनसिपैलिटीज़, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया हुआ अपने नगर निगम। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में, पार्ट 9A के अंदर है, पार्ट 9A के अंदर। ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, जो कि लागू हुआ 1 जून 1993 को। ठीक है ना, ये जो दोनों एक्ट है ना, ये एक्ट 1992 के हैं दोनों। कौन से, 73rd जो अपन पंचायत राज में देखा, और ये 74th। ठीक है, ये दोनों एक्ट 1992 के हैं और दोनों ही लागू हैं 1993 के अंदर। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर अपन को देना है। दूसरी चीज़ एक मैं बता रहा था, पंचायत राज अपन ने देखा वो थी ग्रामीण लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब अपन देख रहे हैं 74, दैट इज अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ, 1 जून 1993, 1 जून, 1 जून। ठीक है ना, 1 जून। पंचायत राज अपन ने देखा था कब लागू हुआ, जैसे CDP अपन ने देखा 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर नागौर अपन ने देखा था 2 अक्टूबर 1959। ऐसे पंचायत राज देखते हैं अपन, तो पंचायत राज ये 2 अक्टूबर है, तो पंचायत राज जो लागू हुआ ये अधिनियम 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो 2 अक्टूबर थोड़ा लागू हुआ, वो तो पंचायत राज दिवस मनाते हैं अपन कब, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है ना, ये, और ये कब लागू हुआ, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 जून 1993। ठीक है, 24 अप्रैल को अपन पंचायत राज दिवस मनाते हैं। समझ गए, ऐसे हर जगह 2 अक्टूबर नहीं चिपका देना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक, आ जाओ फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। तो पार्ट 9 है, इसमें आर्टिकल कौन से हैं, 243P से लेके 243ZG। तो पहली चीज़ तो देखो समझनी है, ये 243 के अंदर इस एक ही आर्टिकल में ही सब आर्टिकल्स जैसे निकल रहे हैं, मतलब सब आर्टिकल से मेन आर्टिकल ही ABCD ऐसे करके, और ये पूरा पार्ट 9A और 9B जो बाद अभी इसके आगे बात पढ़ेंगे कोऑपरेटिव, ये तीनों पार्टों में एक ही आर्टिकल चल रहा है 243। ठीक है ना, बस वो ए से Z 26 और फिर A से लेके अपने G तक। ठीक है, तो अब इसमें कितने कौन कौन से आर्टिकल हैं, P से लेके ZG देखो, 243 ये और 243A से लेकर और O तक अपन ने देख लिए थे किसमें, पार्ट नंबर 9 में, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, वो मैंने बताया था 15th अल्फ़ाबेट है। ठीक, 15th अल्फ़ाबेट बताया था ना, तो एक ये रहा 243 एक था, तो 15 + 1 16 आर्टिकल थे टोटल किसके अंदर, अपने पार्ट 9 के अंदर। अब अपने बात आ जाती है इसकी, तो ये देखो ओ तक तो इसमें है, किसमें, अपने पार्ट 9 में। ओ के बाद आता है पी। ठीक है, तो ओ मैंने बताया था 15th अल्फ़ाबेट है, तो टोटल अल्फ़ाबेट ABCD का जरूरत है 26 में से 15 घटाया तो कितने बच गए अपने, 11 आगे बच गए। तो P to Z हो गए 11, तो आर्टिकल तो ये हो गए। फिर Z के बाद ये यूँ चालू हो जाता है ZA ZB ऐसे ZG तक है, और G जो अल्फ़ाबेट होता है 7th होता है, ABCD में G अल्फ़ाबेट 7th होता है, तो G7 जैसे बोलते हैं ना अपन 7, तो 7 और जोड़ दिए, तो 11 और 7 कितने हो गए, टोटल 18 आर्टिकल इसके अंदर हो गए, ये 18 है ना। तो ऐसे देखो, अगर अपन को रीजनिंग आती है, देखो नॉलेज हर जगह काम आता है। कई बार नहीं सोचता है रीजनिंग में क्यों पढ़ूँ, क्या काम आएगा, आप देख लो। तो कई बार चीज़ रटने से नहीं, रीजनिंग से समझते तो ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाती है। तो पार्ट 9A के अंदर आर्टिकल है टोटल 18, तो चालू होते हैं 243P से और जाते हैं 243ZG तक, ZG। तो जैसे अपन बोलते हैं जेन Z जेन G, ये ऐसे ZG। ठीक है, यही मैंने बताया यहाँ पे। टोटल आर्टिकल है 18, ये 18। ठीक है, फिर शेड्यूल कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया, नया 12th शेड्यूल, और 12th शेड्यूल लिंक है आर्टिकल 243W से। जैसे P से चालू होता है ना, PQRSTUV, 23rd अल्फ़ाबेट है W, जैसे 23 लिखते हैं ना अपन, ये 3, तो ये W 23rd अल्फ़ाबेट है। MU लिखते हैं तो M 13वां अल्फ़ाबेट है। ठीक है, ऐसे तो 23rd अल्फ़ाबेट। तो जैसे अपन ने देखा था कि पार्ट 9A से जुड़ा हुआ 11th शेड्यूल आर्टिकल 243G से, ऐसे ही आर्टिकल मैं बता रहा, जैसे पार्ट नंबर 9 से जुड़ा हुआ है शेड्यूल नंबर 11th। ठीक है, आर्टिकल अपने 243G। ठीक है, ऐसे ही पार्ट नंबर 9A से जो है वो जुड़ा हुआ है शेड्यूल नंबर 12th, और आर्टिकल जो है इसमें, ये जो आर्टिकल है 243W। ठीक है, ये ध्यान रखना अपन को W।
ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। तो सीधा सीधा जैसे क्वेश्चन हो ना, ये क्वेश्चन ये बहुत आता है। एक तो पार्ट का पूछते हैं, देखो पार्ट 9 है पंचायत, 9 है म्यूनसिपैलिटीज या अर्बन लोकल बॉडीज। शेड्यूल इज रिलेटेड टू पार्ट 9 एंड शेड्यूल 12 इज रिलेटेड टू पार्ट 9A। शेड्यूल जो 11th है इसके अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट देखे थे अपन ने। अभी आगे अपन पढ़ेंगे तो मैं वो सब्जेक्ट और आपको वैज्ञानिक तरीके से बताऊंगा मेन क्लास में। और इसके अंदर 18 सब्जेक्ट हैं, ये देख लो। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। इसके अंदर जो आर्टिकल्स थे टोटल वो 16 थे, इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो 18 है। ठीक है, तो अपन ये भी याद रख सकते हैं कि 18 ये जो है ना 18 ही आर्टिकल है, 18 ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, ये सिंक्रोनाइजेशन है, अच्छा कॉमन चीज़ है। 18 ही तो आर्टिकल है पार्ट 9A के अंदर, और 9A से शेड्यूल जुड़ा हुआ 12th, उसमें 18 ही सब्जेक्ट्स हैं, विषय, जो 11th शेड्यूल के अंदर 29 है। समझ गए? अभी और नीचे लिखा हुआ है, ये मैंने लिख रखा है सारा, यहाँ आएगा देखो शेड्यूल सब्जेक्ट्स, टोटल सब्जेक्ट्स 18 मैंडेटरी। इसमें सर मैं रिवाइज कर दूँ, इसमें आप लिख लो यहाँ पे, इस शेड्यूल के अंदर यहीं पे लिख लो, यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स बराबर 18, यहीं पे लिख लो टोटल सब्जेक्ट्स बराबर 18। ठीक है, ओके। ठीक है, तो 18 की सिमेट्री अपन को ध्यान में रखनी है। फिर टोटल अर्बन लोकल बॉडीज जो कितनी तरह की है? 9 तरह की हैं। इस चैप्टर के अपन अभी आगे देखेंगे। ठीक, सब आएगा अभी। फिर जैसे अपन देखते हैं, ये जो टोटल 9 लोकल बॉडीज़ है, तो ये जो 9 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ये 3 तरह की मिनिस्ट्री से गवर्न होती हैं। सबसे नॉर्मल तो है अपने हाउसिंग एंड आवास, जो नॉर्मल, जैसे अपन देखेंगे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, वो तो होती है हाउसिंग एंड आवास से मिनिस्ट्री से। फिर कुछ अपन देखेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी, जैसे दिल्ली कैंट है, पालम का दिल्ली कैंट है, देन अपने किशनगढ़ में जैसे राजस्थान में है, तो कैंटोनमेंट जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, छावनी क्षेत्र। फिर होम के अंडर में आते हैं, यूटी के अंदर जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो सारे होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। जैसे दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जैसे अपन देखते हैं तो वो गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। और भी किसी यूटी में है, जैसे अपने 8 यूटी है, वहाँ के अंदर जितनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में आती हैं। तो एक क्वेश्चन अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि कैसे पहुँचे अपन 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक। सबसे पहले अपन देखते हैं मद्रास के अंदर, भारत में सबसे पहले मद्रास के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना होती है 29 सितंबर को। और ईयर क्या था? 1688। ठीक है ना, क्या NNNR नगर निगम, ये नगर निगम यू ऐसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम बोले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मद्रास में हुई। कौन से चार्टर? 1687 के चार्टर के तहत। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? मद्रास में। ठीक है, उसके बाद जैसे अपन देखते हैं 1726 में हुई नगर निगम की स्थापना बॉम्बे और कलकत्ता में। तो ये 3 ही उस समय बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज थी। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ाया, उसमें बताया सारा। ये बंगाल हो गया, ये बॉम्बे हो गया, ये कलकत्ता मद्रास हो गया। तो सबसे पहले हुई मद्रास के अंदर 1688। ठीक है, 1688 आ गया जो अपने ऊपर लिखा। फिर उसके बाद अपने 1726 में ये बॉम्बे और कलकत्ता के अंदर, पहले मद्रास में हुई दक्षिण भारत में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन जैसे देखते हैं 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो, ये मेयो कॉलेज अजमेर, लॉर्ड मेयो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन संबंधी एक रेजोल्यूशन, एक बिल लेके आए, बिल के रूप में लाए। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के वित्तीय विकेंद्रीकरण का इन्होंने निर्णय लिया, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है इंडिया के अंदर, माइलस्टोन, लॉर्ड मेयो। फिर उसके बाद आते हैं 12 साल बाद में लॉर्ड रिपन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, और ये रेजोल्यूशन लेके आए थे ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में दर्जा दिलाने के लिए। तो रिपन इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो रिपन है ना, याद कैसे रहेगा? रिपन, लॉर्ड रिपन। तो रिपन ने क्या है? रिबन काटा। रिबन बोलते हैं अपन, कोई भी इनोग्रेशन करना होता है तो रिबन काटते हैं, बंधा रहता है, रिबन कैंची से काटते हैं, खचक। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिबन किसने काटा भारत में? लॉर्ड रिपन ने। फिर 1907 के अंदर रॉयल कमीशन आता है। ठीक है, उसने भी डिसेंट्रलाइजेशन किया, और इस कमीशन के हेड थे CEH हॉब हाउस। तो हॉब की हॉबी थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एम्पावर करना, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर 1919 का जो एक्ट आया, जिसको अपन बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1909 को बोलते हैं मॉडलमेंटो, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। बहुत बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट पढ़ाया हुआ, पूरा अपलोडेड है इस प्ले लिस्ट में ही, कॉन्स्टिट्यूशन वाली में ही।
लोकल सेल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये विषय जो था ये आंतरिक विषय था, मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मतलब इस पे वायसरॉय अपने मिनिस्टर के साथ बात करता था। भाई जैसे मैंने बताया था डायरेक्टरी स्थापित करी गई थी प्रांतों में 1919 का अधिनियम के द्वारा। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में देखता था, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो गवर्नर जनरल अपने मिनिस्टर्स के साथ में देखता था। ऐसे डायरेक्टरी स्थापित की गई थी प्रांतों के अंदर, प्रोविंसेस में 1919 एक्ट के तहत। फिर 1935 वाला जो अधिनियम आया था उसने ये खत्म करी थी प्रांतों में और केंद्र में लागू करी थी। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, वीडियो पड़े हुए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की इसी प्ले लिस्ट में, देखो और आनंद लो। किस्मत में तो देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बुक से पढ़ लो। आ जाओ। फिर 1924 के अंदर कैंटोनमेंट एक्ट आता है, ठीक है। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट, ठीक है साहब। तो कहाँ थे अपन? हाँ, ट्रांसफर सब्जेक्ट में, है ना। तो आंतरिक विषय था ये ट्रांसफर सब्जेक्ट 1919 का अधिनियम से। 1954 में कंटेनमेंट एक्ट बना, कोई खास बात नहीं। 1935 में जब अधिनियम आया तो लोकल सेल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल सब्जेक्ट दिया गया, स्टेट लिस्ट का, मतलब उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कर दी गई थी। भाई 1919 से तो डायरेक्टरी आई थी, और ये डायरेक्टरी खत्म की गई थी प्रांतों में, मतलब प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई थी, सारे सब्जेक्ट तुम्हारे पास। ये 1935 के अधिनियम से। और डायरेक्टरी कहाँ लागू करी थी? 1935 के अधिनियम में, सेंटर में। समझा रखा पूरा मैंने, ठीक है। फिर 1985 के अंदर नेशनल कमीशन ऑन ऑर्गेनाइजेशन आया, जिसके हेड थे CN कुरिया, ठीक है। और लोकल सेल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वायत्त शासन, लोकल सेल गवर्नमेंट, ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। आज जो है ना ये स्टेट लिस्ट का विषय, जैसे मैंने पहले बताया था, 5th आइटम है स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे है। तो समझ गए अपन कहाँ तक अपन सुन के आए। तो इसके अंदर देखो जो मेन चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहला तो ध्यान रखना है मद्रास 1688। उसके बाद ध्यान रखना है अपन को लॉर्ड रिपन, बहुत आता है लॉर्ड रिपन वाला क्वेश्चन 1882 वाला। उसके ऊपर बाद में ध्यान रखने के लिए 1919 का जो एक्ट है अपने, इसमें ये रिजर्व सब्जेक्ट था, ट्रांसफर सब्जेक्ट था, ये बहुत पूछते हैं। और 1935 मतलब डायरेक्टली लगी किससे प्रांतों के अंदर? 1919 से। हटी किससे प्रांतों में? 1935 से, ऐसे, है ना। तो ये है, ठीक है। तो ये फिर ये 1935 याद रखना, 19 से प्रांतों के अंदर डायरेक्टरी लगी थी, और 35 से प्रांतों के अंदर हटी थी और सेंटर में लगी थी, याद रखो। फिर अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। भाई यहाँ तक बन गई, सब होगी, लेकिन संवैधानिक दर्जा इनको नहीं मिला। तो फिर 1989 के अंदर राजीव गांधी ने शुरुआत करी जाते जाते, ठीक है। तो लोकसभा में पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, तो लोकसभा जब भंग हुई तो गिर गया भी। फिर 90 में VP सिंह सरकार आए राजीव गांधी के बाद, तो वो भी लोकसभा में लाए, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं करा पाए, तो वो भी गिर गया। फिर 1991 के PV नरसिम्हा राव के समय हुआ, ये दोनों संसद से पास हुआ, राष्ट्रपति ने इस पर यस किया, और फिर ये एक्ट बना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, जैसा भी वो पढ़ा। कौन सा पार्ट नया जोड़ा? पार्ट 9A। कितना कौन सा आर्टिकल चालू होता है? 243P से लेके 243। अब देखो, अब 7 जोड़ेंगे, 11 और 7 तो G, ठीक है ना। ऐसे याद रखना अपन को। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं इसके अंदर? कौन सा शेड्यूल जुड़ा हुआ है इससे? 12th शेड्यूल। उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 18। और पार्ट 9A के अंदर कितने आर्टिकल है? 18। पार्ट 9 के अंदर कितने आर्टिकल थे? वेरी गुड। पार्ट 9 के अंदर कितने बताए थे बताओ, याद करो ना यार। P हो गया, O हो गया 15, और एक वो तो 16, ऐसे 29 सब्जेक्ट 11 शेड्यूल, ऐसे याद रखो। जगलिंग करो फिर अपना। फिर अपन देख रहे हैं मैंडेटरी, मतलब बाध्य स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन करना, अर्बन लोकल बॉडीज का, अर्बन एरियाज में लोकल सेल गवर्नमेंट का गठन करना। क्या क्या फीचर्स हैं देखते हैं, आओ। फीचर्स में अपन देखते हैं कि 3 टाइप के अपन को अर्बन लोकल बॉडीज मिलती हैं देखने को। देखो इसको एक बार बेसिक समझो, फिर मैंने जैसे बताया था ना एक टेबुलर फॉर्म में अपन अभी देखेंगे इस वीडियो के बाद, सारी बेसिक कहानी उसमें समझ में आएगी। 3 टाइप के अर्बन लोकल बॉडीज हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जिसको नगर पंचायत या नगर पालिका भी बोलते हैं। राजस्थान नगर पालिका है, कई जगह नगर पंचायत ही बोला, ग्राम पंचायत नहीं है, नगर पंचायत। लेकिन तो पंचायत यूँ आ जाता है कि सर ये सबसे रूट लेवल वाली है, ठीक है। तो नगर पंचायत, और राजस्थान बोल नगर पालिका। सेकेंड है नगर परिषद, ये परिषद, ठीक है। और थर्ड है नगर निगम। इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन पे आता है नगर पालिका जो है ना, इसको म्यूनिसिपैलिटी बोल देते हैं, म्यूनिसिपैलिटी। नगर परिषद को अपन बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। जैसे परिषद आ गया ना, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारिणी परिषद, तो ऐसे ही नगर परिषद इज म्यूनिसिपल काउंसिल, और नगर निगम इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो काउंसिल को मैंने यूँ CL लिखा हुआ है, MCL,
म्यूनसिपल काउंसिल, और कॉरपोरेशन को म्यूनसिपल सीआर कॉरपोरेशन, और नगर पालिका को सिर्फ मैंने नगर पालिका लिखा हुआ और या एम लिख दिया म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, तो जो छोटे क्षेत्र होते हैं ना, छोटे जिनको अपन टाउन्स बोलते हैं, जो क्या होते हैं ट्रांजिशनल एरिया होते हैं, मतलब पहले वो रूरल थे लेकिन फिर वो धीरे धीरे वो अर्बन क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, छोटे छोटे क्षेत्र जैसे जो होते हैं, तो वहाँ पे होती है नगर पालिका, सबसे छोटी होती है नीचे नगर पालिका। जैसे राजस्थान के अंदर आगे में बताएंगे सबसे पहले जो नगर पालिका थी दैट इज माउंट आबू, तो ग्रामीण फिर धीरे धीरे अर्बन में आए ऐसे। फिर सेकंड होती है नगर परिषद, जो छोटे सिटीज हैं उनमें, जैसे सबसे पहले जो नगर परिषद है राजस्थान के अंदर वो अजमेर है, कंपेरेटिवली छोटा शहर, फिर अभी बाद में बड़ा बना, तो ये स्मॉल टाउन है। ये कौन से होते हैं जो इन छोटे और बड़े के बीच में ट्रांजिशन है, ये कौन से होते हैं वो ट्रांजिशन कैसे, गांव और शहर के बीच में, पहले गांव था अब शहर बन रहा है, तो वो ट्रांजिशन में शहर बन गया और फिर बड़ा नहीं बना है, वो यहाँ ट्रांजिशन में स्मॉल। और नगर निगम बड़े सिटीज़ में, जैसे इसमें राजस्थान में 10 नगर निगम है, ठीक है, 7 अपने संभाग हैं, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, और 3 में 3 है, जयपुर, हेरिटेज, ग्रेटर, नो डाउट मर्ज हो गए लेकिन अभी 10 ही चल रहे हैं। फिर जो जोधपुर के 2, ठीक है, उत्तर दक्षिण, और अपने कोटा में 2, ऐसे, तो 7 और 3 10 हैं, ठीक है, बड़े। तो ये नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। फिर आगे मैं समझाऊंगा कितने कितने की जनसंख्या पे, जैसे जो ये है ये 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पे, ये 1 से 5 लाख और ये 5 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या पे। बुक में नहीं है, ये आगे टेबुलर फॉर्म में अपन देखेंगे, उसमें आएगा सारा डिटेल में। फिर आप हम आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज है, जैसे तो इंडस्ट्रियल एरियाज में क्या होता है, जैसे अपन ने देखेंगे टाउनशिप्स आएंगी, तो इंडस्ट्रियल एरिया डिसाइड कौन करता है, गवर्नर, ठीक है। और कोई भी इनमें जो होता है कि नो नगर पालिका, मतलब इनके अंदर टाउनशिप एरियाज होते हैं, जैसे 8 टाइप्स के जो अपन देखे थे वो आएंगे आगे। फिर अपन देख लेते हैं सिटी बिग है या स्मॉल है, इसके बेसिस होते हैं 4, ठीक है ना, सिटी छोटा या बड़ा, इसके बेसिस हो गए 4। एक तो पॉपुलेशन, अर्बन एरिया कौन सा कहलाता है, जिसकी 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ठीक है, और 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, और 75% से ज़्यादा वर्किंग मेल पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर अंगेज रहती है, वो होते हैं अर्बन एरिया। मतलब 5,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन, 4,000 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, और मेल वर्किंग पॉपुलेशन 75% से ज़्यादा जो है वो नॉन एग्रीकल्चर गैर कृषि कार्यों के अंदर अंगेज रहती है, वो अर्बन एरिया कहलाते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे अपन देखी। फिर रेवेन्यू, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी वसूलता है, नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जब अपन ने देखा यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्शन। फिर हाँ, ये तो यहाँ तक था, एक सेकंड है ना, 1 मिनट, इसके अंदर को लाइन ओवरलैप हो रही है, 1 2 3 4, 1 सेकंड, हाँ नहीं सही है वैसे, नंबर ये बुलेट लगा लो इनको। इलेक्शन जैसे अपन देखते हैं कि इन तीनों जो अपन में देखी, इनके मेंबर्स के सबके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जैसे अपन ने उधर भी देखा था पंचायत में, मेंबर्स के सबके डायरेक्ट इलेक्शन है, बस हेड में सरपंच का है डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ हेड जितने भी इन सब के इनडायरेक्ट होते हैं इलेक्शन। इनडायरेक्ट मतलब जिनको जनता ने चुना है वो चुनेंगे हेड को, और इनके मेंबर जो उनको डायरेक्ट इलेक्शन है। फिर वार्ड कमेटी होती है, सबके अंदर वार्ड होते हैं, पालिका, परिषद और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, सब में वार्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन देखेंगे कि 3 लाख से अधिक जो है ना, ये इस पर छोड़ो, अभी ये यहाँ पे गलत है, अभी मैं इसके बाद दिखाऊंगा आपको, उसमें है 20 से 1 लाख, ठीक है। फिर 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख ज़्यादा, यहाँ छोड़ो इसको। फिर 1 से अधिक वार्डों को जोड़कर भी एक कमेटी बनाई जा सकती है, ये भी है, ठीक। को अच्छा इसको है ना, इस लाइन को छोड़ दें, दोनों को आगे बताएंगे अभी। अदर वार्ड कमेटी, अदर मतलब कुछ किसी भी तरह का इनको चेंज करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी हुई है चेंज करने की। जो ये अच्छा जो जिसमें जो रिजर्वेशन है वो पंचायत राज की तरह SC ST को रिजर्वेशन है और फीमेल को रिजर्वेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन के अनुपात में। और कितना है रिजर्वेशन, 1/3, 33%, 50% नहीं 33 है, लेकिन कई राज्य जैसे राजस्थान है उसने 50% दिया हुआ। फिर इसमें इंक्लूडिंग SC ST, यहाँ पे भाई SC ST की कोई फीमेल है, ठीक है, वो अगर हेड है तो वो उसमें जो टोटल फीमेल के जो रिजर्वेशन है उसके अंदर उसका काउंट होएगा। ऐसे नहीं है कि इसके अलावा, ठीक है, इसमें शामिल करते हुए सारा कि SC ST जनरल जो फीमेल्स हैं उन सबको मिला मिलू के टोटल फीमेल 1/3 होंगी, ठीक है ना। फीमेल में सभी आ रही है, SC ST में तो मेल फीमेल दोनों, और फीमेल सभी कैटेगरी की है ना, चाहे OBC हो चाहे जनरल हो, सबको मिला के एक आरक्षण दिया जाएगा, और उसमें SC ST फीमेल जो है वो शामिल है। टेन्योर कितना होता है, 5 साल होता है, जैसे अपन ने वहाँ देखा पार्ट 9 में। न्यू इलेक्शन देखो, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है,
कि जैसे मैंने वहाँ भी बताया था कि 6 महीने से ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, अभी डिसॉल्व हो गई लेकिन 6 महीने ज़्यादा टाइम बचा हो तो नए चुनाव होंगे। फिर नए चुनाव होने के बाद जो नई बनेगी इकाई, जो भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर जो भी बनेगी, वो सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए बनेगी, ना कि फ्रेश टेन्योर के लिए। ये समझने वाली बात है, ओनली फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये सब में देखेंगे अपन, जैसे मान लो इलेक्शन कमीशन आएगा तो कोई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो सिर्फ वो रिमेनिंग पीरियड के लिए होता है, जब ये चीज़ यूपीएससी में लागू नहीं होती। यूपीएससी में कोई मेंबर है और फिर वो चेयरमैन बन जाता है तो फ्रेश टेन्योर से साथ शुरुआत होती है। तो ये बड़ा अलग अलग है कईयों में, तो ये इसलिए पूछा जाता है। राज्यसभा का भी कोई सदस्य है, 4 साल रहा, फिर 2 साल बचे थे, डेथ हो गई, उसके जगह कोई चुन के आया तो वो 2 साल के लिए रहेगा रिमेनिंग पीरियड के लिए, ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर रिमेनिंग पीरियड, ये अपन ने पंचायत राज के अंदर देखा था शेष अवधि के लिए। फिर रिमेनिंग पीरियड, फिर नॉट डिजॉल्व, ये छोड़ो, ये ना उस समय नहीं था, फिर बाद में संशोधन हुआ, डिजॉल्व होती है। क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज 21 ईयर्स, सॉरी, मिनिमम एज है 21 ईयर्स, जो पंचायत राज में देखी थी वो की वही, ठीक है ना। तो पंचायत राज ग्रामीण अर्बन अपन ने जैसे देखे 21, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति गवर्नर के लिए 35, देख लिया अपन ने, सारा आ गया। पावर और फंक्शन किस में दिए हुए हैं, 12 शेड्यूल में दिए हुए हैं, और कितने हैं वहाँ पे सब्जेक्ट्स, 18 हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का गठन होएगा हर 5 ईयर में, और ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल वहाँ देखा था अपन आई में, आर्टिकल 243 आई तो पंचायतों के लिए था, और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, वाई। तो याद कैसे करेंगे, इंक लगा हुआ नोट लोगे क्या, यस मैं लूँगा, इंक से आ गया फाइनेंस कमीशन, आई से इंक, यस से नोट लगा हुआ, मतलब नोट पे इंक लगी हुई है, वो लोगे क्या आप, तो नोट से आ गया फाइनेंस कमीशन, आई से इंक, लोगे क्या, यस। आई तो आ गया पंचायत वाला, और वाई वाला म्यूनसिपैलिटीज के लिए फाइनेंस कमीशन, ऐसे, ठीक है। यूटी पर लागू, यस, और उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, यूटी पर लागू करने के लिए अमेंडमेंट कोई करना है तो वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। बाकी जगह स्टेट लेजिस्लेचर को प्रोविजन है। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक बात बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल उपरोक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 2001 में निर्देश दिया कि आर्टिकल 243 ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आएंगे देखेंगे, एंड आर्टिकल ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ये दिल्ली के अंदर नहीं है, तो ये किसने किया, ये अमेंडमेंट राष्ट्रपति ने किया, ऐसे, ठीक है। एक ये जो ऊपर इलेक्शन कमीशन आया था ना, इसके अंदर यहाँ लिख लो, इलेक्शन कमीशन आया, अच्छा इलेक्शन कमीशन नहीं आया, लेकिन जो आप देखेंगे, आप इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, जो कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है, 243 ZA इलेक्शन कमीशन का। फिर ये अपन ने जो ऊपर ही देखा ना, यहीं लिख लो यार, इलेक्शन है 10, इलेक्शन बराबर यहीं पे लिख लो, इलेक्शन कमीशन बराबर 243 ZA, और वहाँ पे क्या था 243 K। तो काइट चुनाव का चयन से लिखा, तो काइट का चयन करो, ठीक है। तो K से काइट पंचायत राज, K से काइट चयन चुनाव आयोग, और काइट का चयन कर जा, है ना, कर जा, तो जा से ZA मतलब म्यूनसिपैलिटीज के लिए चुनाव आयोग, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर एक दो ये लागू नहीं होता कहाँ पे, शेड्यूल्ड एरियाज में, 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल एरियाज हैं तो 10 राज्यों में फैले हुए हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा अपने छत्तीसगढ़, नहीं, पहला हिमाचल, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां छत्तीसगढ़, छठा झारखंड, 7वां उड़ीसा, 8वां अपने महाराष्ट्र, और 9वां आंध्र प्रदेश, और 10वां तेलंगाना, ऐसे 10 स्टेट्स में फैले हुए हैं, बता रखे हैं अलग से, वहाँ लागू नहीं होता है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का भी है प्रोविजन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अपन देखें अपन क्या, हर जिले के अंदर एक होती है, ठीक है, और ये आर्टिकल 243 ZD के अंदर है, तो D से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ZE आएगा उसमें मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आएगा, तो मेट्रो METRO मेट्रो, ठीक है, महानगर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। इनके क्या फंक्शन होते हैं देख लेते हैं अपन। DPC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या फंक्शंस होते हैं, जिले की पंचायतों व नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करके जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है, मतलब जो ग्रामीण संस्थाओं ने जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए और अर्बन के लिए जो काम किए हैं, तो उनकी शहरी उनकी जो योजनाएं हैं
ठीक है, योजनाओं विकास योजनाओं का एक संगठित प्रारूप को तैयार करती है जिला स्तर का। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। तो है ना, तो ये इंटीग्रेटर तैयार करता है। देखो मैं यूँ बता रहा हूँ कि ऐसा आप यूँ मत समझो कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ना केवल अर्बन एरियाज़ का ही देखेगी, नो, रूरल में जो पंचायत भी योजनाएं बनाती हैं, योजनाओं विकास संबंधी योजनाओं को, इनको ये एक जगह करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये ध्यान रखना है, दोनों के लिए काम करता है। और आर्टिकल का 243 ZD, बट केवल डी तो आएगा ही नहीं, वो तो ऊपर चला गया 73 के पार्ट 9 के अंदर, तो ZD है। ठीक है, फिर DPC डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका हेड या मेंबर जो ये इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, जैसा विधानसभा लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है उसके अकॉर्डिंग। DPC के लेकिन 4/5 मेंबर, 4th मेंबर इलेक्टेड बाई किसके द्वारा, जिला पंचायत व नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, जिला पंचायत व नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा ये इसके नियुक्त होते हैं। समझ गए, ऐसे ध्यान रखना अपन को। तो 4/5 इलेक्टेड बाई ये नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, और बाकी जो बच गए भाई 4/5 तो यहाँ से आ गए ना, और 1/5 जो बच रहे हैं वो यहाँ से आ गए, स्टेट लॉ जैसा लॉ बनाएगी। फिर एक नेक्स्ट होता है MPC, महानगर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, मेट्रो, MPC। तो MRI MPC, मेट्रो METRO, मेट्रो आएगा तो ZE। ठीक है, जैसा विधानसभा लॉ बनाए वैसे काम करती है। ठीक है, यूँ काम करना है। फिर प्रेजेंट लॉ मैक्सिमम 1 साल तक चल सकते थे, भाई 1 जून 1993 को लागू हो गया ये। ठीक है, तो इस तारीख से 1 साल तक, मतलब 1 जून 1994 तक आपको चेंज कर देना है। फिर इलेक्शंस के अंदर कोई बार नहीं कर सकता कोर्ट यहाँ पे, खास तौर पे आपको जब उसका डिलिमिटेशन कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूंसी का, ठीक है ना, या सीट्स का अपने रीलोकेशन किया है तो, और कोई इलेक्शन डिस्प्यूट अगर होता है तो स्टेट लेजिस्लेचर ने इलेक्शन पिटिशन फाइल के लिए आप अलग से बेंच होती है, और वो डिस्ट्रिक्ट जज को ये पावर होती है। जैसे मैंने पंचायत राज समझाया था, वो कवर चीज़ें लागू है इसमें। फिर अपन देखते हैं कि 12th शेड्यूल के अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर वो लिखवाया था ये। फिर शहरी शासन संस्थाओं के 9 प्रकार होते हैं, जैसे शुरू के अंदर अपन देखा था ना कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार होते हैं टोटल। तो इसको अपन यहाँ से नेक्स्ट में देखते हैं 9 प्रकार हैं कौन कौन से। तो ऐसे 1-2 बार देखो, ये शुरू के अंदर थोड़े से खलिश लगेंगे, लेकिन 1-2 बार जैसे वीडियो देखो तो आपको ईजी लगने लग जाएंगे। और फिर क्वेश्चन देखो बेस, जैसे सबसे पहले लूसेंट से देखो क्वेश्चन, फिर घटनाचक्र से देखो, फिर IAS के अरिहंत से देखो, ऐसे लेवल बाय लेवल बढ़ो आगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने 9 प्रकार।